हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और बताने वाले हैं कैसे आप सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर मेन टाउन में ही स्थित है। काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हॉस्टल का फ़ीस क्या है और कब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या है, सारा चीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर आने वाले वीडियोज़ है ना वो आपसे नहीं छूटेगा और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें। चलिए फटाफट हम ले चलते हैं आपको कंप्यूटर के डिस्प्ले पे, लैपटॉप के डिस्प्ले पे, वहाँ पे सारा प्रोसेस आपको बताते हैं। सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पहले वो जानते हैं, उसके बाद आगे का हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम अप्लाई करके प्रोसेस भी दिखाएंगे, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए CGET का आपको फॉर्म भरना पड़ता है, ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको देना पड़ता है, तभी जाके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे हम कोर्सेज की बात करते हैं, कौन कौन सा कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कोर्सेज की हम बात करें तो इसमें डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे है। तो सबसे पहले है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, एमटेक रिसर्च इन केमिकल इंजीनियरिंग, PhD इन केमिकल इंजीनियरिंग, ये कोर्सेज है। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, PhD इन सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज है। और नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT, इसमें बहुत सारे कोर्सेज है जैसे कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, AI एंड ML, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज है। बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आप अपने हिसाब से कोर्सेज यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे कोर्सेज वो अवेलेबल है कि नहीं, इसमें आप देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा। बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें BBA और MBA में एडमिशन ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, ये भी यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है ना, उसके अंदर जो आता है फैकल्टी ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आता है। BSc इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, MSc इन बॉटनी कर सकते हैं, MSc इन जूलॉजी, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, जो भी कोर्सेज है सब कोर्स बाई कोर्स अलग होगा, सबका अलग होगा। सबसे पहले हम बीटेक की बात कर लेते हैं। बीटेक 4 ईयर का कोर्स होता है। इसके लिए आपका 12th है ना, आप पास आउट होना चाहिए, और आपका 12th में ना एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए, PCM होना चाहिए, ठीक है। आप 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, और आपका एज है ना 21 साल होना चाहिए, ठीक है। 21 साल से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब काउंट होगा? 21 जुलाई 2025 डेट जो है ना, उसको लेके आपको 21 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। इसके हिसाब से बहुत सारे आप कोर्सेज है, उसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप वो देख लीजिएगा। एली बीटेक 3 ईयर का कोर्स है, इसका भी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एमटेक का भी दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें आपका बैचलर डिग्री है ना, उसमें आपका 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। गेट क्वालिफाई कैंडिडेट नीड नॉट टू सिट इन द एंट्रेंस एग्जाम। कहने का मतलब है, अगर आप गेट क्वालिफाई किए हैं तो आपको यहाँ एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दे हैव टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स थ्रू द एडमिशन पोर्टल फॉर डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस। आप यहाँ पे गेट में क्वालिफाई हैं तो आप डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसका खुद का एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है एमटेक में अगर एडमिशन लेते हैं तो। और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम एक बार PBA का बता देते हैं। इसमें आपको 12th है ना पास आउट होना चाहिए, ठीक है, और आपका 60% मार्क्स होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, तो अब आप जाके इसमें एडमिशन ले पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और BCA में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए, और एनी स्ट्रीम से आपका कोई भी स्ट्रीम से आप हो, लेकिन आपको मैथमेटिक्स या फिर
बिजनेस मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। कोई भी इसमें से होगा तो चलेगा। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से पास आउट होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से, और आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, तब आप जाके बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज का दिए दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसे कि एमसीए, बीएससी इन टूरिस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, बीएससी इन एग्रीकल्चर, एमएससी, एमए इन इंग्लिश, मास्टर इन होटल मैनेजमेंट, डी फार्मा, बी फार्मा, रिसर्च प्रोग्राम, पीएचडी कोर्सेज, सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया है। तो एक बार आप देख लीजिए, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैच नहीं होता है तो हो सकता है बाद में जाकर आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाए। इसलिए पहले एडमिशन लेने से पहले, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप एडमिशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पहले आप देख लीजिए, वो आपका फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तभी जाकर आगे फर्दर स्टेप आप ले सकते हैं। तो एक बार हम बीएससी एग्रीकल्चर का भी बता देते हैं। आपका 12 पास आउट होना चाहिए, आप साइंस से होने चाहिए 12th आपका, और 60% एटलीस्ट मार्क्स आपको होने चाहिए। और सब्जेक्ट जो है ना जिसमें आप क्वालिफाई होना चाहिए 12th में, क्या क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी होना चाहिए, तब आप जाकर बीएससी एग्रीकल्चर में ले सकते हैं। तो ये सारे हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स फेज 1, इसमें 3 फेजेस का एग्जाम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, 3 फेज इसमें एग्जाम होता है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ठीक है, तो इसमें जो फेज 1 है ना, उसका फॉर्म भरने का लास्ट जो डेट है 17/4/2025 है, और टाइम जो है ना 11:30 PM तक भर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड करने का डेट है 21/4/2025, 12 PM ऑनवर्ड्स। ठीक है, और फाइनल टेस्ट आपका ऑनलाइन मोड में होगा, जो कि 24/4/2025 को होगा, 10 AM, सिर्फ बीटेक के लिए। यहाँ पर देखिए कोर्स लिया गया फॉर बीटेक, आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, और अदर कोर्स है ना उसका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आपका इन्फॉर्मेशन अगर आप फॉर्म भरते हैं अदर कोर्स का अपना, उसके हिसाब से आपको मेल या फिर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, जब भी एग्जाम होने वाला है उससे पहले आपको आ जाएगा, या फिर नहीं भी आता है तो आप प्रॉपर आप इस डेट के आसपास अपना वेबसाइट पे चेक करते रहेंगे। आपको एडमिट कार्ड भी वेबसाइट से ही आपको लॉगिन करके मिलेगा, और आपको काउंसलिंग जो फॉर्म है ना वो भी आपको वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना होगा काउंसलिंग का। नेक्स्ट हम फेज 2 की बात करते हैं। तो फेज 2 जो भरने का लास्ट डेट है ना आपका 25/5/2025 है, 11:30 बजे तक आप भर सकते हैं, और एडमिट कार्ड है ना 28/5/2025 को आ जाएगा, और 12 PM ऑनवर्ड्स, 12 बजे के बाद से। और फाइनल जो टेस्ट है ना आपका ऑनलाइन मोड में होगा, जो कि 31/5/2025 है। 10 AM बीटेक के लिए है, और 3 AM जो है ना बीटेक एलई और ऑल अदर कोर्सेज, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। पहला जो फेज था ना उसमें नहीं लिखा था, लेकिन सेकंड जो फेज है इसमें साफ साफ यहाँ लिख दिया गया है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं। और फेज 3 जो है ना इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है ना 9/7/2025 है, जो कि 11:30 बजे तक भर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है ना 13/7/2025 को आ जाएगा, 12 PM ऑनवर्ड्स। और फाइनल जो टेस्ट होगा वो आपका 15/5, फाइनल जो टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन मोड में 15/7/2025 को होगा, 10 AM बीटेक के लिए और 3 PM बीटेक एलई के लिए और ऑल अदर कोर्सेज के लिए। ये सारे एग्जाम डेट्स हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आपसे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लिया जाता है, कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं लिया जाता है। आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से वेबसाइट से फिल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा बात है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, एक बार मैं आपको इसको बता देता हूँ। सबसे पहले कैंडिडेट को है ना ऑनलाइन अप्लाई करना है वेबसाइट से, यहाँ पे वेबसाइट साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको सही सही डिटेल्स फिल करने हैं। एक बार आप कुछ गलती कर देते हैं, दोबारा आपको सुधार करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से अच्छे से फिल करना है। आगे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके आपको बताऊंगा कैसे आप इसे फिल कर सकते हैं। और आपको फोटो सिग्नेचर भी अपलोड करना है। ठीक है, इसको आपको कहीं सेंड करने का, कहीं भेजने का आपको जरूरत नहीं है। फाइनल जो सबमिशन होगा उसके बाद उसको प्रिंट आउट आप निकाल के रख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, ऐसे ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी आप रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, आगे आपको काम भी आ सकता है। अगर आप कोई भी चीज़ का गलती करते हैं या किसी भी चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन पाया जाता है तो आगे जाकर आपको एडमिशन रिजेक्ट भी किया जा सकता है, कैंसिल भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पे ST SC PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। और यहाँ पे देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपलोडिंग एनी प्रूफ ऑफ द कैटेगरी ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कोई प्रूफ है ना ST SC GC और PWD और EX, इसके लिए कोई भी आपको प्रूफ देने का अभी जरूरत नहीं है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप इसे प्रूफ दे सकते हैं, बस आपको वहां पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो कितना परसेंट सीट जो है ना रिजर्वेशन ना, परसेंटेज ऑफ सीटेड, अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो 8% सीट आपको रिजर्व है,
और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी से है तो 12%। जीसी मतलब ग्रीन कार्ड के लिए 5% सीट रिजर्व है। और पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडीकैप है या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उसके लिए 5% सीट रिजर्व है। और जो सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन है, उसका 3% सीट रिजर्व है। ये सारे परसेंटेज है सीट रिजर्वेशन का, आप देख सकते हैं। एक बार आप कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेते हैं, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एक बार आप सेलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पे फॉर्म में फिल कर देते हैं, फिर बाद में जाके आपको वो चेंज नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सही अच्छे से आप फिल कर लीजिएगा। और आपका एक कोर्स के लिए आप एक ही बार एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आप मल्टीपल एप्लीकेशन अलग अलग कोर्स के लिए, अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए नहीं भर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे और एडमिशन भी आपका नहीं हो पाएगा। ऐसा यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको जो जो डिटेल वहाँ पे भरिएगा, ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो आपका सही से प्रॉपर ढंग से आपको होना चाहिए और ऑथेंटिक आपका सही होना चाहिए। मतलब आपका कोई मिस मैनिपुलेशन, जो सर्टिफिकेट है उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप जो भी डिटेल भरेंगे वो सही होना चाहिए। बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर उसमें कुछ अलग डिफरेंस पाया जाता है, जो फॉर्म भरने समय कुछ और डाले हो लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें कुछ अलग है, तो आपका फॉर्म भी इनकरेक्ट हो सकता है और आपका एडमिशन भी कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे साफ साफ आप पॉइंट को देख के समझ सकते हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करना है और किसी भी तरह का कोई भी गलती नहीं करना है, आपका एडमिशन रिजेक्ट ना हो। और आपका जो लास्ट डेट दिया गया उससे पहले किसी भी तरह आप फॉर्म को फिल कर लेना। अगर आप किसी तरह से फॉर्म अधूरा छोड़ देते हैं या फिर नहीं भर पाते हैं तो बाद में आपको चांस नहीं दिया जाएगा, इसलिए पहले ही आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। और जैसे आप फॉर्म को फिल करके सबमिट करते हैं, आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा, ईमेल में आपको सेंड किया जाएगा। उसमें आपको सारा डिटेल लिखा हुआ क्या क्या आपने फिल किया है। इसलिए आप ईमेल आईडी जो डालेंगे सही डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी डालेंगे वो भी सही डालेंगे। अब नेक्स्ट है ई एडमिट कार्ड की बात करें। ई एडमिट कार्ड जो है ना, आपको स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल ना उसमें ही आपको अवेलेबल होगा। उसमें जैसे हम वेबसाइट पर आपको दिखाएंगे, पहला रजिस्ट्रेशन का रहेगा, दूसरा लॉगिन का। तो लॉगिन करके आप उसमें एडमिट कार्ड देख सकते हैं जब डेट आएगा तो, ठीक है। उसमें आपका रोल नंबर होगा, फोटोग्राफ होगा स्टूडेंट का जो दे रहे हैं, टेस्ट डेट लिखा होगा और टाइम भी लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जामिनेशन प्रोसीड्यूर की बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो एग्जाम होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। अलग अलग कोर्स का अलग अलग क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, तो ये अलग अलग होगा, सबका सेम नहीं होगा। और क्वेश्चन में जो होगा ना ऑप्शनल होगा, मतलब एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा जिसमें एक सही होगा, आपको सही टिक करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं इसमें कोई मेंशन नहीं है, शायद हो सकता है नेगेटिव मार्किंग ना हो, ठीक है। और आपको सही आंसर को टिक करना है और जितना हो सके आपको ज्यादा को क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं लिखा हुआ है, तो इस तरह से समझ सकता है, शायद हो सकता है नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो इसलिए आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सही होने का चांसेस भी ज्यादा रहेगा। और आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, मतलब उसको आप इवोल्यूशन के लिए नहीं सिलेक्ट करते हैं, आप उसको आगे फर्दर रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं, तो आपका काउंट नहीं होगा। फाइनल जो आप मल्टीपल टाइम्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जो आपका टिक होगा, फाइनल जो आंसर आप टिक करेंगे वही आपको इवोल्यूशन के लिए जाएगा, वही आपको फाइनल इवोल्यूशन होगा लास्ट में। ये आपको पता ही होगा, आपने एग्जाम दिया होगा बहुत सारे, तो आपको अच्छे से ये बात पता होगा। चलिए नेक्स्ट हम रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट आपका रैंक कार्ड पब्लिश होगा, ठीक है, जिसमें आपका परसेंटेज लिखा होगा, जो आप सीजीईटी एग्जाम में स्कोर करेंगे, ठीक है, उसका परसेंटेज वहां लिखा रहेगा। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि आपका जो परसेंटेज बनेगा एडमिशन का, जो आपका रैंक बनेगा वो कैरियर परसेंटेज और परसेंटाइल जो स्कोर किए हैं सीजीईटी में उसके बेस पे, यानी कि आपका जो 12th हो गया या फिर ग्रेजुएशन का मार्क्स हो गया उसको, और प्लस आप सीजीईटी में जो स्कोर किए हैं उसको, दोनों को मिला के आपका रैंक बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे, आगे हम दिखाएंगे, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि आपका जो स्कोर करेंगे ना, जो सीजीईटी में स्कोर करेंगे उसके बेस पे ही एडमिशन लगा, ऐसा लिखा हुआ। आपको दोनों चीज हम बता दिए हैं। आपका रैंक कार्ड जो है ना वो भी आपको लॉगिन करके ही आपको देखना है, लॉगिन कीजिएगा उसके बाद ही आपको रैंक कार्ड आपको दिखेगा, ठीक है। लॉगिन करके ही आपको रैंक कार्ड को देखना है। कैंडिडेट आर अलाउड टू अपीयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम ओनली वंस। आप एक ही बार एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, दोबारा आप नहीं दे सकते हैं। किसी भी फेज में अप्लाई करते एक बार दे सकते हैं, लेकिन एक चीज हम बता दें, अगर आप दोबारा भी देना चाहते हैं, किसी वजह से आपका मार्क्स कम आता है, आप चाहते हैं फिर से देने के लिए, तो एक चीज हम बता देते हैं, आप दोबारा जब भी फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो उसमें एक चीज कर सकते हैं, ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर दोनों चेंज कर दीजिएगा। दोनों चेंज करके आप दोबारा अगर चाहते तो आप दोबारा किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए, अगर करते तो शायद आप दोबारा भी दे पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप, लेकिन एक्चुअली यहाँ रूल के हिसाब से लिखा हुआ है कि अगर दोबारा आप देते हैं या दोबारा अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपका कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन मेरा बात आप फॉलो करते हैं तो आपका
100% आप एग्जाम दे पाएंगे और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। काउंसलिंग प्रोसीड्यूर की हम बात करें तो आपका जो एडमिशन जो होगा ना, रैंक स्कोर किए होंगे जो सीजीईटी एग्जाम में, उसके बेस पे ही आपका एडमिशन होगा। जैसे कि हम आपको पहले बताएं, उसमें लिखा था कैरियर परसेंटेज और सीजीईटी में जो दोनों को मिला के बनेगा, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि आप सीजीईटी एग्जामिनेशन में जो भी स्कोर करेंगे उसके बेस पे आपको रैंक बनेगा। दोनों बातें यहाँ पे लिखी हुई है। एप्लीकेंट हैव टू फिल द काउंसलिंग फॉर्म विच बी अवेलेबल इन द वेबसाइट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द रैंक। जब रैंक कार्ड पब्लिक हो जाएगा, पब्लिशन हो जाएगा, तो आपका है ना काउंसलिंग फॉर्म भी फिर दोबारा भरेगा। जब रैंक कार्ड पब्लिक हो जाएगा उस पर आप अपना रैंक देख लीजिएगा, आपका क्या रैंक आया है। अच्छा, अगर आपका रैंक अच्छा आया होगा, एडमिशन होने लायक रैंक आया होगा, तो उसके बाद फर्दर आप काउंसलिंग फॉर्म जो है ना उसको भर सकते हैं वेबसाइट से। जब काउंसलिंग फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर आएगा कि आपका इस कोर्स में एडमिशन हो जाएगा, तो आपको मेल के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद से आगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, जो कि आपको मेल में ही सारा कुछ लिखा होगा कि आपको किस दिन जाना है, किस दिन जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये तो हम बता देंगे अभी, लेकिन क्या कब जाना है आपको डिटेल वहाँ लिखा होगा। तो इस तरह से सारा प्रोसेस आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए। ठीक है, एप्लीकेंट हैव टू फिल अप काउंसलिंग फॉर्म फ्रॉम द अवेलेबल वेबसाइट से आपको फिल करना है जब रैंक कार्ड पब्लिक हो जाएगा उसके बाद। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीजीयू मतलब CV Raman Global University does not have any agent or payment of the course fee will be made in the form of demand draft, RTGS, NEFT, UPI, ऑनलाइन बैंकिंग। इसका मतलब कोई भी अदर पेमेंट मेथड नहीं है, कोई भी अलग एजेंट नहीं है, आप किसी भी फ्रॉड में मत फंसिएगा। ठीक, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो नंबर है उसको ही फॉलो कीजिए। आप सारा चीज ऑथेंटिक डाटा लीजिए और इधर उधर कहीं पेमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो ये भी यहाँ पे आपको पहले ही लिख दिया हुआ है। अकाउंट डिटेल विल बी प्रोवाइडेड इन द अलॉटमेंट लेटर एज वेल एज विल बी अवेलेबल इन द वेबसाइट। जो अकाउंट डिटेल है जिसमें आपको पेमेंट करना है, जो अलॉटमेंट लेटर होगा उसमें लिखा होगा, या फिर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहीं से आपको पेमेंट करना, अदर कहीं से आपको नहीं करना। Even after admission, the management reserves all the rights to cancel the candidate's admission in the case of any discrepancy. The decision will be final and binding on the candidate. CGU Odisha cannot be held responsibility फॉर एनी लॉस डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ द सच कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। अगर कुछ भी तरह का गलत होता है, आप कोई डॉक्यूमेंट में गलती पाया जाता है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन में गलती पाया जाता है, या किसी चीज का मैनिपुलेशन पाया जाता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो यूनिवर्सिटी को पूरा राइट्स है आपका एडमिशन को कैंसिल करने। ऐसा यहाँ पे रूल में लिख रखा है। ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू द जुडिशरी टू द कोर्ट ओनली एट भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये देखिए यहाँ पे जुडिशरी की बात किया गया है, कोर्ट का बात किया गया है। कोई भी गलती होता है तो आपका सारा चीज है ना कोर्ट भुवनेश्वर, ठीक है, इसके थ्रू ही किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम काउंसलिंग प्रोसेस की बात करते हैं। काउंसलिंग अगर होता है तो उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू फिल ऑनलाइन काउंसलिंग फ्रॉम मोर देन वंस, यानी कि आपको एक से ज्यादा बार काउंसलिंग फॉर्म को नहीं भरना है, सिर्फ एक ही बार भरना है, ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, द कैंडिडेट शुड प्रोसीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलोंग विद वन सेट ऑफ कॉपीज बाय रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट। अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपको जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा हुआ है उसको ओरिजिनल आपको चाहिए, साथ में फोटो कॉपी भी लेके जाइएगा। आपको सीजीईटी का रैंक कार्ड जो कि आपको वेबसाइट पर पब्लिक होगा वो लेना है। उसके बाद 10 का बोर्ड का सर्टिफिकेट आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, 10 का मार्कशीट, 12 का और ग्रेजुएशन का अगर आप एमएससी में किसी में एडमिशन लेते हैं तो, और एनी हायर कोर्स मार्कशीट इफ एनी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका सिर्फ ST SC के लिए चाहिए फॉर रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। अगर रिलैक्सेशन चाहिए या फिर रिजर्वेशन चाहिए तो ST SC से अगर है तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, अगर नहीं है तो जनरल OBC से तो नहीं है, नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अलॉटमेंट लेटर विल बी इशूड इंडिकेशन द प्रोग्राम, और अलॉटमेंट लेटर आपको लेके जाना है, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट लेके जाना है, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि आपको ये वाला प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम है ना, ये क्वेश्चन है, ये स्ट्रीम है ना, आपको अलॉट हुआ है। इसके लिए आधार कार्ड आपको लेके जाना है, अपना भी और अपने पेरेंट्स का भी। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है, और आपका फोटोग्राफ, 6 फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है। ठीक है, ये सारी चीज चाहिए। इफ द मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द काउंसलिंग, और काउंसलिंग जब हो रहा है उससे पहले तक आपका मार्क्स नहीं आया है, हो सकता है कि आपका एग्जाम हुआ लेकिन मार्क्स अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो उस केस में कैंडिडेट शुड फर्निश एन अंडरटेकिंग स्टार्टिंग दैट ईपीएससी। आपको एक अंडरटेकिंग लिख के फिल करके आपको सबमिट करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको प्रोविजनल एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू ascertain whether they have the requested qualification for admission, having been called for the test
या काउंसलिंग डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस ऑफ द एलिजिबिलिटी। इफ फाउंड इनएलिजिबल एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, ही और सी विल बी ट्रीटेड एज इनएलिजिबल, एडमिशन विल बी कैंसल एज पर द नॉर्म्स। देखिए, जैसे कि हम आपको पहले बताएं, काउंसलिंग के समय अगर आपका इनएलिजिबल अगर पाया जाता है, किसी वजह से एलिजिबल नहीं होते हैं, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जा सकता है। कैंडिडेट शुड सबमिट all the original relevant documents like mark sheets, transfer certificate, school living certificates, etc. to the admission office at the time of admission for verification। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, एआई या मशीन लर्निंग, इसमें आप एडमिशन लेते हैं तो आपको पर सेमेस्टर 1,50,000 आपको देने होंगे। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, डाटा साइंस में अगर लेते हैं तो 1,45,000 पर सेमेस्टर आपको देने होंगे। 4 ईयर का आपका कोर्स है। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आईओटी और साइबर सिक्योरिटी, इसमें आप एडमिशन लेते हैं तो सेम आपको 1,45,000 देने होंगे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ तक आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस तक आपको सेम, मतलब ऊपर जो जितना भी कोर्सेज है सब में आपका सेम ही फीस स्ट्रक्चर है, 1,45,000 पर सेमेस्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में लेते हैं तो 1,25,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको पे करने होंगे और देने होंगे। तो आप एक फी स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा मैटर करता है, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज होगा। तो आप पहले एडमिशन लेते हैं तो फी स्ट्रक्चर भी पहले जान लीजिए कि आपका कितना फीस आपको देने होंगे इस कॉलेज में। दूसरा है मेराइन इंजीनियरिंग, इसमें 1,12,500 सेम। सिविल इंजीनियरिंग में 1,12,500 सेम। केमिकल इंजीनियरिंग में 1,12,500 सेम। बाकी सब इसमें आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, अपने हिसाब से देख लीजिए किस किस कोर्स में कितना आपको देने होंगे। और भी सारे कोर्सेज है। देखिए एमएससी कोर्सेज का जैसे बात करते हैं, ऑल भी ब्रांच, मतलब कोई भी ब्रांच में आप लेते हैं तो 40,000 पर सेमेस्टर आपको पे करने होंगे, जो कि 2 साल का कोर्स है। आपको एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए ये फी है। और एमबीए में लेते हैं मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 97,500 पर सेमेस्टर में आपको पे करने होंगे। बीएससी की बात करें, बीएससी एग्रीकल्चर, पर सेमेस्टर आपको 80,000 को पे करने होंगे। 4 ईयर का एक कोर्स होता है। बीबीए की बात करें, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें 60,000 पर सेमेस्टर आपको पे करने होंगे। 3 ईयर का एक कोर्स होता है। और एमए की बात करें, एमए इंग्लिश अगर करते हैं तो 28,000 पर सेमेस्टर पे करने होगा, जो कि 2 साल का ये कोर्स है। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपको 60,000 पर सेमेस्टर देने होंगे। 3 ईयर का ये कोर्स है। एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें 80,000 पर सेमेस्टर आपको पे करने होंगे, जो कि 2 साल का ये कोर्स होता है। डिप्लोमा की बात करें, ऑल ब्रांच, किसी भी ब्रांच में आप डिप्लोमा में लेते हैं तो 30,000 पर सेमेस्टर आपको देने होंगे, जो कि 3 साल का आपको कोर्स होगा। पीएचडी की हम बात करें तो किसी भी ब्रांच में लेते हैं, एडमिशन फी आपको 20,000 लगेगा फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ। ट्यूशन फी आपका 60,000 पर ईयर लगेगा। और थेसिस आप सबमिशन करते हैं जिसका आपको फी होगा 20,000। ठीक है, लास्ट ईयर ओनली जो 20,000 है ना, सिर्फ लास्ट ईयर में लगेगा। और जो एडमिशन फी है 20,000 सिर्फ फर्स्ट ईयर में लगेगा। बाकी आपको ट्यूशन फी 60,000 पर ईयर रहेगा, जो कि 3 साल का आपका कोर्स रहेगा। और फार्मेसी की हम बात करें, फार्मेसी में आपको बी फार्मा करते हैं तो 80,000 पर सेमेस्टर, जो कि 4 ईयर का कोर्स है। डी फार्मा में 40,000 पर सेमेस्टर, जो कि 2 साल का कोर्स है। बी फार्मा एलई जो 80,000 पर सेमेस्टर, 3 ईयर का ये कोर्स है। होटल मैनेजमेंट की हम बात करें, बीएससी इन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 45,000 पर सेमेस्टर आपको फी लगेंगे। 3 साल का कोर्स है। एमएससी इन होटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 45,000 पर सेमेस्टर आपको 2 साल में देने होंगे। 2 साल आपको देने होंगे पर सेमेस्टर के हिसाब से। पीएचडी इन टूरिज्म, इसमें एडमिशन फी आपको 20,000 लगेगा फर्स्ट ईयर में, सिर्फ ट्यूशन फी आपको 60,000 लगेगा। थेसिस सबमिशन करते हैं तो 20,000 सिर्फ लास्ट ईयर में आपको देने होंगे। सेम आपको होटल मैनेजमेंट में ही आपको सेम है। पीएचडी होटल मैनेजमेंट करते हैं सेम आपका। कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं बेकरी में, आपको 30,000 पर ईयर के हिसाब से देना होगा। सिर्फ 1 साल आपका कोर्स होता है सर्टिफिकेट कोर्स। डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट करते हैं तो आपका 30,000 पर ईयर देना होगा, जो 1.5 साल का कोर्स होता है। तो ये सारा कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपको नहीं कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता दूंगा वहां पे। चलिए काउंसलिंग फी की हम बात करते हैं। काउंसलिंग फी जो है ना, 2025-2026 सेशन के लिए 5,000 आपसे लिए जाएंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है, सिर्फ एक बार आपको देना है। तो 5,000 आपको देना पड़ेगा काउंसलिंग फी के हिसाब से। अब नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्टेशन फी की हम बात करें। अगर आप भुवनेश्वर में कहीं भी, हम भुवनेश्वर से इधर से इधर जाना चाहते हैं, मतलब कि कॉलेज में आप जाना चाहते हैं भुवनेश्वर में कहीं से, तो आपको 18,000 पर ईयर आपको देना पड़ेगा। इस तरह से आप मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं आपको कितना लग रहा है। और कटक से आना चाहते हैं, कटक भुवनेश्वर से वही 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो आपको 30,000 पर ईयर आपको देना होगा ट्रांसपोर्टेशन फी। अगर आप डे स्कॉलर है, अगर बाहर से आना जाना करना चाहते हैं। हॉस्टल फीस की हम बात करेंगे तो स्पेशल एकोमोडेशन फॉर अटैच टॉयलेट, अगर आप चाहते हैं ज्यादा आपको फैसिलिटी चाहिए, अटैच टॉयलेट चाहिए रूम में ही, तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा पे करना होगा एकेडमिक ईयर के हिसाब से। और फूडिंग या फिर मेस चार्जेस जो है आपको एकेडमिक ईयर वाइज आपको लगेगा 45,000। यानी कि आप
टॉयलेट जो है बाथरूम जो होता है ना अटैच चाहिए तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे पर एकेडमिक पर ईयर के हिसाब से। जो कोर्स ड्यूरेशन रहेगा ना उसके हिसाब से आपका ये चलेगा। और मेस चार्जेस आपको 40,000 पर ईयर के हिसाब से देने होंगे। अब चलिए हम होटल की सॉरी हॉस्टल की बात करते हैं, बार बार होटल बोल दे रहे हैं। चलिए हॉस्टल की बात करते हैं। गर्ल्स हॉस्टल की हम बात करें नॉन एसी, ठीक है, जो ऑक्यूपेंसी 6 रहेगा, 6 ज़्यादा ही गैदरिंग हो जाता है तो आप कभी भी हॉस्टल में रहते हैं तो या तो 2 ही प्रेफर, दो डबल सीटेड रूम प्रेफर कीजिए या फिर 3, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगा। आप अपना रिव्यू दे दिए, आप अपने हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें जा सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए नॉन एसी जो है ना 6 सीटर जो रूम है उसके लिए आपको 45,000 पर ईयर के हिसाब से, पोस्ट ड्यूरेशन जो एकेडमिक ईयर आपका चलेगा उसके हिसाब से। गर्ल्स के लिए नॉन एसी 5 सीटेड 50,000, 4 सीटेड 55,000 और 1 सीटेड नॉन एसी की बात कर रहे हैं, 1 सीटेड जो होगा उसका 80,000 पर एकेडमिक ईयर के हिसाब से चलेगा। और गर्ल्स एसी के लिए डबल डेकर मतलब कि डबल सीटेड जो होगा जिसमें 70,000 आपको देने होंगे। और एसी 4 सीटर के लिए 1 लाख देने होंगे, ठीक है। और बॉयज नॉन एसी, बॉयज हॉस्टल जो नॉन एसी है उसमें 6 सीटर जो होगा उसका भी सेम आपको 45,000 ही है। और नॉन एसी 5 सीटर 50,000, 3 सीटर 55,000 और बॉयज नॉन एसी सिंगल सीटर या डबल सीटर दोनों का आपको यहाँ पे 80,000 देने होंगे। और एसी लीजिएगा सिंगल सीटर या डबल सीटर उसमें 1,25,000 आपको देने होंगे। और एसी ट्रिपल सीटर 1,05,000 और 4 सीटर 1 लाख और फिफ्थ सिक्स सीटर 90,000। बॉयज एसी स्पेशल प्रीमियम अकोमोडेशन जो आप अटैच टॉयलेट की बात करें सिंगल सीटर जो है ना उसमें आपको 1,60,000 देने होंगे। बॉयज या गर्ल्स डॉर्मेंट्री में रहना चाहता है, डॉर्मेंट्री होता है कि बहुत सारे इसमें बच्चे रहते हैं, जैसे ज्यादा भी हो सकता है 15-20, एक बड़ा सा हॉल होता है, बड़ा सा रूम होता है, उसमें सारा बेड वगैरह रखे होते हैं। ये सारा रूम से हमेशा सस्ता ही होता है, इसमें आपको 35,000 आपको देना होगा। इसमें कभी मत ट्राई कीजिएगा रहने का, नहीं तो अगर पढ़ नहीं पाएगा, आपको पढ़ाई है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा करना, तो ये आप प्रेफर मत कीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, पैसे अगर बचाना चाहते हैं फिर भी आप इसमें कंफर्टेबल है तो आप डॉर्मेंट्री में रह सकते हैं, आपका खुद का चॉइस हो सकता है। मैं अपना ओपिनियन आपको बता दिया हूँ। तो डॉर्मेंट्री का आपका प्राइस पड़ेगा ना 35,000 आपका पर एकेडमिक ईयर से हिसाब से आपको देना होगा। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है रूम रेंट फी इंक्लूड रूम चार्जेस और जनरल इलेक्ट्रिसिटी। रूम का जो रेंट है मतलब कि जो हॉस्टल का चार्जेस है उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी और रूम का रेंट दोनों कवर होगा। और यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, रिफंड पॉलिसी भी है, उसको भी आपको हम क्लियर कर देते हैं, सारा चीज आपको बता देते हैं ताकि आपको डाउट फर्दर ना रहे। हॉस्टल या रूम रेंट नॉन रिफंडेबल वन द स्टूडेंट कंप्लीट enrollment and classes consent. The hostel room rent for the academic year is non-refundable even the student does not use the hostel premises. साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, अगर आप एडमिशन ले चुके हैं, एनरोलमेंट हो गया है, क्लासेस आपका स्टार्ट हो गया है, तो आपका जो हॉस्टल का चार्जेस चाहे आप उसमें रहे या ना रहे, हॉस्टल का चार्जेस आपको माफ नहीं किया जाएगा, आपका हॉस्टल का फीस रिफंड नहीं किया जाएगा। हॉस्टल मेस फी रिफंडेबल आफ्टर डिडक्टिंग amount of the numbers of months the mess has been utilized in addition to maintenance charges of 5,000. If any other fees is outstanding from the student to university, the same will be adjusted and only balance will be paid. हॉस्टल का फीस तो आपका माफ नहीं होगा, वो आपका रिफंड नहीं होगा, लेकिन मेस आप जितना दिन या जितना मंथ खाएंगे उसके हिसाब से मेस का चार्जेस जो है ना उसमें डिडक्ट करके बाकी आपका रिफंड कर दिया जाएगा। और एडिशनल आपका मेंटेनेंस चार्ज डिडक्ट किया जाएगा जो कि 5,000 है। ये किस लिए ले रहा है मुझे नहीं पता, आप अगर इस जानना चाहते हैं तो आप कॉलेज का जो नंबर है उस पर आप जान के ये पता कर सकते हैं अगर आपको जानने की इच्छा होगा तो। विड्रॉल ऑफ विड्रॉल ऑफ होटल एडमिशन, सॉरी बार बार होटल बोल रहे हैं, विड्रॉल ऑफ हॉस्टल एडमिशन। इफ ए स्टूडेंट बुक द hostel and withdraw from it before starting of classes, then after deducting a non refundable amount of 10,000 rent will be refunded. अगर आप एडमिशन ले लिए, ठीक है, एडमिशन ले लिया लेकिन आपका क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ है, एडमिशन ले लिए क्लासेस आपका स्टार्ट नहीं हुआ और आप रहे भी नहीं है हॉस्टल में, तो उस केस में आपको हॉस्टल का जो फी है ना आपको माफ कर दिया जाएगा, आपको हॉस्टल का फी रिफंड कर दिया जाएगा। सिर्फ आपका नॉन रिफंडेबल 10,000 जो है उसको काट के रेस्ट अमाउंट जो होगा आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये जान लीजिए। नेक्स्ट न्यू एडमिशन 50% ऑफ द hostel fee, room rent and mess charge for the academic year is required to deposit in advance. Rent 50% fee, room rent and mess charge should be deposited before the reporting to the hostel. अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, हॉस्टल में जा रहे हैं तो आप नया एडमिशन लिए तो उससे पहले ही आपको रूम रेंट प्लस मेस चार्ज दोनों का जो 50% आपको पहले पे करना होगा एडवांस में, पहले ही पैसे ले लिए जा रहे हैं। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करते हैं, हॉस्टल का फीस वगैरह आप जान गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल्स है, कैंपस के अंदर में ही अवेलेबिलिटी है। और आपका जो रूम अलॉट होगा ना एकोमोडेशन और एबिलिटी के हिसाब से अलॉट होगा।
अगर आप फीस को पे कर दिए हैं, 50% फीस को पे कर दिए, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, तभी जाके आपको रूम को अलॉट किया जाएगा, तभी जाकर आपको हॉस्टल में रूम मिलेगा। कोर्स जो जो भी आप लिए हैं उसका क्लासेस जो स्टार्ट हो गया उसके 1 वीक के अंदर में ही आपको हॉस्टल में चले जाना। अगर हॉस्टल में आप नहीं जाते हैं तो आपका जो है ना हॉस्टल अलॉटमेंट कैंसल कर दिया जाएगा और आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी भी चार्ज किया जा सकता है। यहाँ पे साफ-साफ मेंशन कर दिया गया, रूल लिखा हुआ है। तो इसका स्ट्रिक्ट रूल है, देख लीजिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है साफ-साफ। मतलब किसी वजह से आप उस कोर्स को विथड्रॉ करना चाहते हैं, अपना एडमिशन विथड्रॉ करना चाहते हैं और डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, उस केस में आपको रिफंड का क्या पॉलिसी है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जॉइन अगर हो गया है, ठीक है, किसी कोर्स में आपका अलॉटमेंट हो गया है, आपको फीस वगैरह पे हो गया है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको एक बनाना है, जो कि आपको अथॉरिटी, कॉलेज का जो अथॉरिटी है ना, उसका साइन से आपको मिलेगा और आपको ओरिजिनल जो फी रिसिप्ट है, पेमेंट जो किए हैं उसका जो फी रिसिप्ट है वो आपको ओरिजिनल देना होगा, ठीक है? तभी जाकर आप एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर पाएँगे। जब एप्लीकेशन को विथड्रॉ करेंगे तो आपको ओरिजिनल जो भी सर्टिफिकेट आप सबमिट किए हैं, दिए हैं, वो आपको फिर से आपको रिफंड कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा और आप एडमिशन ऑफिस में जाके नो ड्यू सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं और अपना एडमिशन को विथड्रॉ कर सकते हैं और उस जो अमाउंट है, कुछ अमाउंट कट करके हॉस्टल और मेस का कुछ भी अमाउंट जो कट करने वाला है, कट करके उसके बाद आपको जो बाकी जो पैसे बचेंगे वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे और साथ में आपका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट भी है, आपको दे दिया जाएगा। रिफंड ऑफ फी, देखिए रिफंड ऑफ फी की हम बात करते हैं, कितना फी आपको कैसे रिफंड होगा इसका बात करते हैं। रिफंड विल बी मेड एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। जो रिफंड का जो पॉलिसी है वो यूनिवर्सिटी का जो नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से आपको रिफंड किया जाएगा। ऑल रिफंडेबल डिपॉजिट विल बी रिटर्न्ड आफ्टर डिडक्शन इफ एनी at the time of the completion of the course or the cancellation of admissions. The refund will be made through the account transfer to the account number mentioned in the withdrawal request. जो भी आप withdrawal request डालेंगे, नो ड्यू सर्टिफिकेट डालेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन देंगे, उसमें जो अकाउंट नंबर होगा उसी अकाउंट पे आपका पैसा वापस जाएगा, ठीक है। और आप जो पैसा पे किए उसमें से कुछ पैसा आपका कटेगा, पूरा पैसा आपका नहीं आने वाला, उसमें कुछ पैसा कटेगा, ठीक है, जैसे काउंसलिंग फी वगैरह और एडमिशन फी वगैरह, ये नहीं आता, कोर्स फी में ही आपका कट करके, मतलब कोर्स फी ही आपको रिफंड आता है, बाकी जो काउंसलिंग फी और एडमिशन फी सारा आपका कट हो जाता है, उसके बाद जो पैसा बचे वो आपको रिफंड होगा। रिफंड रिफंड पॉलिसीज अप्लाई आर पर द इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स विद स्टूडेंट्स अटेंड क्लास और नॉट। और इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आप क्लास किए हैं या नहीं किए हैं, इसके हिसाब से जो पैसा है ना कट करके आपको मिलेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम है उसके लिए क्या क्या सिलेबस है, एग्जाम का क्या सिलेबस है उसकी हम बात करते हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी करके इस एग्जाम को दे सकते हैं। सिलेबस की बात करते हैं, अगर आप एग्जाम देते हैं तो कौन कौन सा सिलेबस होते हैं, क्या सिलेबस होते हैं, इसको आप पढ़ के एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस फॉर CGT 2023 फॉर बीटेक कोर्स है, यहाँ पे 2023 लिखा हुआ है, लेकिन आप 2025 में भी एग्जाम देंगे सेम ही आपका सिलेबस रहेगा। पहला मैथमेटिक्स +2 लेवल 30 क्वेश्चन आपको आएंगे, यहाँ टॉपिक देख लीजिए, लॉजिक, सेट, रिलेशन, फंक्शन, नंबर सिस्टम, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री। तो इस तरह से मैथ का सिलेबस है सारा, आप इसे वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा आगे। नेक्स्ट फिजिक्स +2 लेवल पर, वो 30 क्वेश्चन है, इसका टॉपिक आप देख लीजिए, मेजरमेंट एंड मोशंस, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स, लिक्विड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये सारे सिलेबस है फिजिक्स का, जो कि बीटेक के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री है, +2 लेवल का, आपको 30 क्वेश्चन इससे आएंगे, यानी कि 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 आपका मैथमेटिक्स। 90 क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में और टॉपिक्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म की बात करते हैं, इसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड का आप टॉपिक्स देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, क्वालिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक इंग्लिश, ठीक है, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज और टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। ये सारे क्वेश्चन होते हैं, इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कुछ मेंशन नहीं है कितना क्वेश्चन आएंगे, कोई यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसके हिसाब से आप टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं और इस एग्जाम को दे सकते हैं। और भी कोर्सेज के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपको साफ साफ अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से इसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप स्टडी कर सकते हैं। MSc, BBA, PG डिप्लोमा, MA, पोस्ट डिप्लोमा, BSc एग्रीकल्चर, BSc होटल मैनेजमेंट और सिलेबस फॉर B.Pharma। अपने हिसाब से जो भी कोर्स आपको करना है यहाँ पे सिलेबस अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम डॉक्यूमेंट की बात करें, ऑलरेडी हम पहले डॉक्यूमेंट आपको बता दिए हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एक बार आप डिस्प्ले पे देख लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको होने चाहिए अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो। रजिस्ट्रेशन स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद पासवर्ड क्रिएशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन टू पोर्टल एंड फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म, लॉगिन करना है, लॉगिन करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, फिर आपको फोटो सिग्नेचर 10th और 12th का डिटेल आपको भरना है, डोमिसाइल या रेसिडेंस या कास्ट
सर्टिफिकेट भरना है। अगर आप STSC से आते हैं तो आपको फिल करना है और उसको लास्ट में को प्रिंट आउट आपको कंफर्मेशन पेज को कर लेना है। आगे हम प्रोसेस आपको दिखाएंगे फिल करके। नेक्स्ट हम स्कॉलरशिप की बात करें तो इसमें स्कॉलरशिप भी आपको दिया जाता है। अगर आप बीटेक कोर्स करना चाहते हैं, इसमें 10 स्टूडेंट्स को है, टॉप 10 स्टूडेंट्स को है ना, आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। किसके बेस पे? मेरिट, आपका जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, जो भी आपका एक मार्क्स आता है सेमेस्टर वाइज में, उसके बेसिस पे आपको बनेगा मेरिट, उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा टॉप 10 को, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ईच ईयर आपको 50,000 एनुअली आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और भी यहाँ पे स्कॉलरशिप का डिटेल वगैरह है, आप अपने हिसाब से यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे स्कॉलरशिप यहाँ पे दिए गए हैं, आप खुद से चेकआउट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम स्टडी लोन की हम बात करते हैं। यहाँ पे स्टडी लोन भी आप ले सकते हैं और आप अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जो उसको पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा स्टडी लोन क्या है और कैसे आप इसमें ले सकते हैं। अगर आपको ये स्टडी लोन या फिर स्कॉलरशिप वगैरह नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके पढ़ के आप जान सकते हैं। और वेबसाइट पे आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी मिल जाएगा, अलग अलग ईयर वाइज कितने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, किस किस कंपनी में हुआ है, सारा डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेसमेंट रिकॉर्ड 2020 से 2024 बैच। इसमें देखिए सारे स्टूडेंट का नाम है और किस किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है वो लिखा हुआ है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है और किस ब्रांच से हुआ है ये भी लिखा हुआ है। इसी तरह से आप 2019 से 23, 18 से 22 और 17 से 21 अलग अलग बैच में अलग अलग स्टूडेंट जो है ना उनका प्लेसमेंट हुआ है वो आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और इसे जान सकते हैं कि इस कॉलेज का कितना प्लेसमेंट रेट है और कैसा प्लेसमेंट देता है, आप जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ टीचर वगैरह हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी बात कर उनसे आप जान सकते हैं प्लेसमेंट के बारे में। बताते हैं कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सारे जितने भी कोर्सेज है सबका अलग अलग यहाँ पे लिंक है। जो अप्लाई नाउ लिखा है इसके नीचे जो भी अप्लाई लिखा है इस पे साइड में जो कोर्सेज है उसका आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और उसके बगल में आपको लॉगिन का बटन दिया है। अगर आप अप्लाई कर चुके हैं, अगर आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके रैंक कार्ड देखना है, एडमिट कार्ड देखना है या कुछ भी डिटेल वगैरह देखना है, तो इधर से आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको है ना बीटेक कोर्स का अप्लाई करके दिखाते हैं, प्रोसेस आपको बताते हैं कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन लॉगिन का बटन हो जाएगा। जब आप एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आपको इसको लॉगिन कर सकते हैं। बगल में आपको काउंसलिंग लॉगिन का फॉर्म दिखेगा, काउंसलिंग लॉगिन का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। इसको आपको छेड़छाड़ कुछ नहीं करना, इसको अभी आपको कुछ नहीं करना, ये अभी आपके लिए नहीं है। अभी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको साइड में नीचे रेड कलर में आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे एक छोटा सा पॉपअप आपको खुलकर सामने आएगा। इसमें आपको बेसिक डिटेल आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद आपको मिडिल स्टार मार्क नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट नेम, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा। नीचे जो ये कैप्चा दिख रहा है इसको देखकर फिल करके रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको मेल पे कन्फर्मेशन मेल आएगा, उसमें लिखा हुआ कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए फिर से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद जो भी कोर्स के लिए आप किए थे सेम उसी कोर्स में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, जो भी आपने अभी मोबाइल नंबर डाला है वो डालना होगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डालना होगा। फिर इसका कैप्चा यहाँ पे फिल करके यहाँ लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको पेज खुलकर सामने आएगा। इसमें कुछ कुछ डिटेल है ना पहले से फिल होकर रहेगा, आपको कुछ डिटेल आपको अभी तुरंत फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे। बिलोंग टू पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। नेशनलिटी सेलेक्ट लीजिएगा इंडियन, और यहाँ पे कैटेगरी अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी या फिर एससी। आधार नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा अपना, और अपना रिलीजन यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो आपको पेरेंट डिटेल आपसे यहाँ पूछा जाएगा। सेलेक्ट पेरेंट्स, इसमें आपको पेरेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर का, अपने पेरेंट्स का डिटेल आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे फादर नेम, उसके बाद फादर प्रोफेशन क्या करते हैं, जो जो स्टार मार्क है वो आपको फिल करना बहुत जरूरी है, वो आपको फिल कर देना है। जिसमें स्टार मार्क नहीं है आप उसे छोड़ सकते हैं। फादर एनुअल इनकम ये भी आपको डालना है। फादर मोबाइल ये आपको छोड़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्टार मार्क नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। अपने पिताजी का डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर भी आप छोड़ सकते हैं, और ईमेल आईडी भी पूछा जा रहा है लेकिन आप इसे स्किप कर सकते हैं। मदर्स नेम, मदर्स प्रोफेशन, फिर उसके बाद आपका मदर्स का एनुअल इनकम, अपने माता का एनुअल इनकम यहाँ से पूछा जा रहा है, और मदर्स का मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, ये आपको छोड़ सकते हैं, इसमें स्टार मार्क नहीं है। मदर का आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये भी आप आधार नंबर आप छोड़ सकते हैं लेकिन डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा। मदर्स का ईमेल आईडी भी आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको एड्रेस पूछा जा रहा है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है। दो एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, प्रेजेंट एड्रेस, दूसरा आपका
परमानेंट एड्रेस। अगर आपको दोनों सेम है तो इसमें आपको परमानेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, इसको आपको टिक कर दीजिएगा तो दोनों आपको एक जैसा फिल हो जाएगा। तो इसमें आपको CO पूछा जा रहा है, आपको जो एक्जैक्ट लोकेशन है वो डालिएगा, लोकेलिटी क्या है, सिटी क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। पोस्ट ऑफिस आपका क्या है, स्टेट क्या है, आपका पिन कोड क्या है, उसके हिसाब से आपका प्रेजेंट एड्रेस अगर अलग है तो वो यहाँ पे फिल कीजिएगा, और परमानेंट एड्रेस जो आपका है यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है, आपको 12 के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपको 12 पास आउट है कि नहीं, यहाँ पे पास पे क्लिक कीजिएगा तो आपको डिटेल वगैरह फिल करना होगा, यहाँ पे अपीयरिंग कीजिएगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल फिल किया जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे फिल करना है। तो एकेडमिक डिटेल आप अच्छे से फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है, कौन सा बोर्ड है वो पूछा जा रहा है, मार्क्स आपको कितना आया, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, परसेंटेज क्या है, ठीक है। ये आपका 10th का डिटेल है, ये आपका 10th का डिटेल ऊपर वाला है, नीचे आपका 12 का डिटेल है। दोनों डिटेल आपको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर टिक जो है आई हैव डिक्लेयर, इस पर क्लिक कर देना है, उसको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट डिटेल का पेज खुलकर सामने आएगा। इसमें सबसे पहले आपका सेल्फ फोटो अपलोड करना है, जो कि जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मिनिमम साइज 40 KB और मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसका साइजन 40 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। और अगेन आपको कास्ट सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको डालना है। ST/SC से अगर है तो उस केस में आप इसे अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के लिए आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपका मैक्सिमम साइज है 300 KB है। और 10 का आपको मार्कशीट अपलोड करना है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका 300 KB साइज होना चाहिए। जब इसे आप अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको इस तरह का पॉपअप खुलेगा। इसमें लिखा रहेगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है और आप इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। नीचे आपको होम और सेकंड आपको ग्रीन कलर में प्रिंट का बटन होगा, इस पर क्लिक करके आप उसे प्रिंट आउट कर सकते हैं, मतलब उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको आप रेफरेंस के लिए रख सकते हैं या फिर आपको फर्दर इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा, और आप इसे सेव कर सकते अपने लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में रख सकते हैं। फर्दर इसका जब भी जरूरत होता है तो इसको आप यूज करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लॉगिन डिटेल में काम करने के लिए। ये था सारा डिटेल। और एक कम्युनिकेशन एड्रेस है, कॉलेज का जो डिटेल है, कॉलेज का जो एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, फोन नंबर यहाँ दिया गया है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप है, और यूनिवर्सिटी क्लाउड नंबर ये दिया गया है, और ईमेल आईडी है। किसी तरह का आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी क्यूरीज रहता है तो इस मोबाइल पे कॉल करके या फोन नंबर पे कॉल करके या इस मेल आईडी पे आपको मेल करके कोई भी क्लियर डाउट वगैरह अपना क्लियर कर सकते हैं इनसे पूछकर। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, सारा प्रोसेस आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अब मिलता हूँ इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। फर्दर आप वीडियो पाने के लिए मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, आप मिलता हूँ इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।